नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HCF और LCM के आखिरी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें इन क्वेश्चंस में HCF और LCM में कोई ना कोई एक चीज जरूर निकालनी होती है, जिसको पता करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम जितने भी ये भाजक या भाग दे रखे होते हैं इनको पहले हम मैथ में लिखते हैं। तो मैथ में लिखने के लिए मतलब क्या होता है कि इसको लिखेंगे हम भागे के रूप में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सी संख्या का भाग दिया जा रहा है और क्या भाजक है और क्या संख्या होगी। तो हमें पता चला कि ये जो संख्या दे रखी है 48, 60, 72, 108, 140, ये सारे के सारे क्या है, भाजक हैं। भाजक होने का मतलब क्या हुआ, इन सबको भाग के रूप में अगर लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ 60 आ जाएगा, 72 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही बाकी की दोनों संख्या भी लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो संख्या निकालनी होगी वो ये निकालनी होगी, अंदर वाली संख्या निकालनी होगी। अंदर वाली संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, अंदर वो संख्या आती है जो कि दिए गए भाजकों का एलसीएम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, जितने भी हमारे पास भाजक दे रखे हैं जैसे 48, 60, 72, 108, 140, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास में संख्या आ सकती है। पर क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास में जो शेष बचता है वो क्या बचता है, क्रमशः 38, 50, 62, 98, 130। मतलब जब हम 48 से भाग देंगे तो 38 शेष बचेगा, 60 से भाग देने पर 50 शेष बचेगा, 72 से भाग देने पर 62 शेष बचेगा, 108 से भाग देने पर 98 शेष बचेगा, 140 से भाग देने पर 130 शेष बचेगा। तो जब भी हमारे पास में अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो समान शेष, तो समान शेष वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। पर जब हमारे पास में इस तरीके के शेष वाला जाए कि हर बार जो शेष है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं भाजक और शेष का क्या अंतर आ रहा है। तो हमने अगर देखा 48 और 38 का अंतर आया 10, ऐसे 60 और 50 का अंतर आया तो देखा हमने कितना आया, 10 आया। 72 और 62 में भी 10 का अंतर है, 98 और 108 में भी 10 का अंतर है, 140 और 130 में भी 10 का अंतर है। मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास में शेष तो समान नहीं है, परंतु भाजक और शेष, यहां लिख देता हूं मैं, भाजक माइनस शेष, ये क्या आ रहे हैं, ये दोनों, ये इनके जो अंतर आ रहे हैं सभी केस में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन हो जाए कि भाजक में से अगर हम शेष माइनस करते हो उसकी वैल्यू ये समान आ रही होती है, तो हमारी जो संख्या निकल के आती है, संख्या क्या होगी, यहाँ पे x होगी, x होगी, x होगी, ऐसी सारे केस में x होगी। तो उस केस में क्या होता है, x की भी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है एलसीएम माइनस भाजक और शेष का अंतर। और इस क्वेश्चन में हमारे पास भाजक और शेष का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एलसीएम 140, एलसीएम किसका आएगा, 48 का, 48 का एलसी और 60 का, 72 का, 108 का और 140 का एलसीएम, और भाजक और शेष का जो अंतर आ रहा है समान, वो क्या आ रहा है, 10। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी संख्या की x की, वो ये निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना होगा इनका, 48 का, 60 का, 72 का, 108 का, 140 का। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास में क्या तरीका होता है, इन सबके फैक्टर लिखेंगे। 48 के फैक्टर होते हैं 12 चौक 48, 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 48 को लिखे फैक्टर में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2, ये हो गया कितना, 48। अब 60 के लिए हमें चाहिए होता 15 चौका 60 चाहिए होता है, 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3, तो 3 हम पहले लिख चुके हैं तो बचा हुआ 5 यहाँ लिख लेंगे। अब हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पे 60 मिल रहा है, तो हमने देखा 15
5 का 3 से गुणा किया 15 मिला, और 15 चौक 60 हो गया, तो इसका मतलब 60 के फैक्टर भी हो गए। 72 का लिखा हमने, 72 होता 36 गुणा 2, 36 के लिए हमें 2 बार 3 चाहिए और 2 बार 2 चाहिए, तो 2 बार 3 लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे 1 3 और ले लेंगे। अब देखें क्या हमारे पास में 72 मिल रहा है, तो हमने देखा 3 3 9 और 9 8 72, तो 72 भी हो गया हमारा। अब आया 108, 108 का फैक्टर अगर हम देखें तो 108 को लिख सकते हैं हम 54 गुणा 2, ठीक है, 54 को भी लिख सकते हैं 27 गुणा 2, 27 हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये हो गया 2 गुणा 2। अब हम देखें क्या यहाँ पे हमारे पास में 3 बार 3 लिखा हुआ है, तो 3 बार 3 नहीं लिखा हुआ है, 2 बार 3 लिखा हो, तो एक जो बचा हुआ 3 है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बचे हुए 2 पहले से हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख चुके हैं, तो 108 का भी हो गया। अब 140 का देखें तो 140 को लिख सकते हैं हम 70 गुणा 2, 70 को लिख सकते हैं 35 गुणा 2 गुणा 2, 35 को लिख सकते हैं 7 पंजी 35 और 2 गुणा 2। अब हमारे पास यहाँ 5 भी आ गया है पहले से ही, 2 भी आ गया है और ये 2 भी आ गया। अब बचा हुआ 7 हम यहाँ लिख देंगे। तो अगर हम देखें और ये क्या निकल के आया है, ये आया है एलसीएम। अब इसमें इसकी वैल्यू में से 10 माइनस करने पर हमें एक्स मिल जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन बस कैलकुलेशन करनी है, तो हम जब इन सब संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 15 120, ये तो एलसीएम हो जाएगा, और इस एलसीएम में से हमें 10 माइनस और करना पड़ेगा, तो हमारी जो एक्स की जो फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15 110, और 15 110 इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पहले ये देखा कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो हमने ये फॉर्म बनाई जिससे हमें पता चल गया कि हमें अंदर वाली संख्या निकालनी है। अंदर वाली संख्या निकालने का मतलब ये होता है कि हमें दिए गए भाजकों का एलसीएम निकालना है। फिर यदि अगर हमारे पास में या तो शेष नहीं दिए होते या फिर समान शेष दिए होते तो हम इस क्वेश्चन को अपने पुराने तरीके से सॉल्व कर सकते थे, पर हमने देखा कि यहाँ पे समान शेष ना दे करके अलग अलग शेष दिए हुए हैं, पर हमारे पास में एक कॉमन चीज ये आ रही है कि भाजक और शेषफल का जो अंतर है वो समान आ रहा है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो जाए कि शेषफल तो असमान हो पर भाजक और शेषफल का जो अंतर है वो समान होता है, तो उस केस में हमारी जो संख्या निकल के आती है वो आती है सभी भाजकों का एलसीएम ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं जो अंतर आता है। उसी फॉर्म को यूज करते हुए, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया 15 110। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 2, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे या समझें कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाजक कहाँ कहाँ दे रखे हैं। तो हमें पता चलेगा कि भाजक जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 5 6 8 10 12। भाजक हमें मिल गए, इसका मतलब है हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने का मतलब होता है कि हमें इन भाजकों का एलसीएम चाहिए। तो हमें अभी अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम कम से कम ये बता सकते हैं कि हमें इन सभी भाजकों का एलसीएम निकालना है। तो अगर हम सीधे सीधे एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का फैक्टर अगर देखें तो 3 एकम 3 होता है, तो 3 भी ऐसे लिखेंगे, 5 को भी ऐसे लिखेंगे। 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 6 के फैक्टर बनेंगे 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 में से एक बार 3 हम यहाँ लिख चुके हैं, बचा हुआ 2 हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 8 के फैक्टर देखेंगे तो 8 के फैक्टर में आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 जो होता है वो 3 बार गुणा होता है। उन 3 2 में से जो एक बार 2 तो हम यहाँ लिख चुके हैं, बचे हुए 2 इधर लिख देंगे। 5 में देखा हमने तो 10 में देखा, 10 होता है 5 गुणा 2, 5 यहाँ लिखा है 10 यहाँ लिखा है, तो 10 के फैक्टर भी हो गए। 12 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 4, 3 यहाँ से मिल जाएगा 4 यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमें एलसीएम मिल चुका है। एलसीएम क्या निकल गया 15 8 120। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो आ रहा है वो 120 आ रहा है, मतलब संख्या जो आई है वो 120 आ रही है। अब ये भी कहता है कि जो शेषफल होते हैं, जो शेष बच रहा है, मान लीजिए अगर यही एलसीएम ही हमारी संख्या होती तो हर कंडीशन में शेष क्या होता, 0 होता।
क्योंकि एलसीएम जो होता है वो दी गई जो भाजक होते हैं उनसे सबसे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। परंतु हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 2, शेष दे रहा है 2। इसका मतलब हमें जो संख्या होगी उसमें 2 शेष जो होगा वो जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास में ये कंडीशन नहीं दी होती कि 13 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इस एलसीएम में इस 2 को जोड़ देते, वही हमारी संख्या हो जाती है। परंतु जब ये कंडीशन हमसे जोड़ दी कि 13 से भाग देने पर शेष जो है वो कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या आएगी वो 13 से भी पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें बनानी है इस एलसीएम का यूज करके जो कि 13 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसी 120 की जगह हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि हमारी 13 से डिवाइड होनी चाहिए। तो उस संख्या को बनाने के लिए हमारे पास में क्या तरीका होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो भी संख्या होगी वो एलसीएम का मल्टीपल होगी, एलसीएम का गुणज होगी, और उसमें हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली तो ये कि ये एलसीएम, ये जो भी भाजक दे रखे हैं इन सब से भाग देने पर 2 शेष बचे, और दूसरी कंडीशन 13 से डिवाइड होने पर कोई भी शेष ना बचे। तो वो जो संख्या बनेगी वो बनती है, जो एलसीएम होता है उसमें एक के से मल्टीप्लाई करें और जो शेष फल निकला हुआ था या जो क्वेश्चन में हम बताया था उसको जोड़ दें, तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम इस के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ऐसे आगे वैल्यू निकलते जाते हैं, तब तक निकलते जाते हैं जब तक कि हमारे पास ये जो संख्या निकल के नहीं आ जाती, वो जो संख्या हो वो 13 से या यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उससे पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पहले अगर हमने के की वैल्यू 1 रखी तो हमने देखा ये 120 के प्लस 2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 122 निकल के आएगी। अब क्या 122 जो है वो 13 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमने देखा कि 122 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे के की वैल्यू 2 के लिए देखेंगे, तो के की वैल्यू 2 के लिए देखी तो यहाँ पे के आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 240, 240 और 242, 242 भी हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर के की वैल्यू 3 देखेंगे, उसमें भी नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो के की वैल्यू जो 8 होगी, के की वैल्यू जब हम 8 रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 इंटू 8 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 960 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 962। तो ये जो 962 जो निकल के आएगा ये हमारा 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू 8 रखने पर जो हमें संख्या मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 962। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, उसके लिए हमें भाजक पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि क्या हमें इस क्वेश्चन में भाजक दे रखा है। हमने देखा यहाँ पे वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर, मतलब भाग किसका दिया जा रहा है, भाग किसके द्वारा दिया जा रहा है ये हमें नहीं पता चला। हमें क्या पता चला है कि 307 और 330 में भाग देंगे, मतलब कोई एक ऐसी संख्या है x होगी जिसको 307 में भाग देंगे और इसी x से 330 में भाग देंगे, ठीक है। और भाग देने पर क्रमशः यहां बचेगा 3 शेष, यहां बचेगा 7 शेष। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें अंदर वाली वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जब हमें बाहर वाली वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या चाहिए होता है, एचसीएफ चाहिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, जब भी छोटी से छोटी लिखा मिल जाए तो एलसीएम हो जाता है उसका मतलब, और यहाँ बड़ी से बड़ी शब्द लिखा आ जाए, बड़ी से बड़ी, तो वहां पे क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हमें पता चल गया एचसीएफ निकालना है। अब क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है शेष, अगर मान लीजिए ये 307 और 330 पूर्णतः इस संख्या से विभाजित हो रहे होते, x से विभाजित हो रहे होते, तो x इनका बन जाता क्या, एचसीएफ बन जाता, और शेषफल क्या होता,
शून्य होता, क्योंकि हमें पता है कि कोई जो भी HCF होता है वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर लेता है जिनका हमने HCF निकाला। या दूसरे शब्दों में समझे कि अगर हम 307 और 330 का HCF निकालते हैं, वो कोई भी संख्या आती है, तो वो जो भी HCF होगा वो 307 और 330 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। मतलब शेष जो होगा वो शून्य निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में दोनों ही भाग देने पर, दोनों डिवाइड करने पर हमें अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। पहली कंडीशन में 3 रिमाइंडर मिल रहा है, दूसरी कंडीशन में 7 रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 307 और 330 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हमें एक ऐसी संख्या बनानी है x की जगह जो कि अंदर वाली संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर सके। पर हम यहाँ ना तो x को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि x को चेंज अगर हमने कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो अंदर दी गई संख्या है उनको इस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो रिजल्टेंट संख्या निकल के आएंगी वो x से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। अब हम देखें कि हमें 307 में क्या ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे कि वो x से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ऐसे 330 में ऐसा क्या चेंज करना होगा जिससे कि वो x से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो अब हम अपने छोटे से बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। मान लीजिए हमें पता है सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर। अब विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको 2 से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल होता है वो 1 निकल के आता है। जैसे 5 अगर मैं ले लूं यहाँ पे, तो 5 को मैंने 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे आएगा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, नीचे वाली कंडीशन में रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस 5 को मैं इस तरीके से लिखूं कि जो रिजल्टेंट निकल के आए वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसको मैं क्या करने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं इस रिमाइंडर को, क्योंकि ये एक जो बनना है ये बताता है कि 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो एक ज्यादा निकल के आ रहा है। तो अगर उस संख्या को जो ज्यादा निकल के आ रही है संख्या, उसको हम दी गई संख्या में से अगर माइनस कर दें तो बची हुई संख्या जो होती है वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब अगर मैं इस रिमाइंडर 1 को 5 में से डिवाइड करूं तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। और ये जो 4 जो संख्या निकल के आई है वो पूर्णतः इस वाली संख्या से, भाजक से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके मैं ये समझ सकता हूं कि अगर मेरे पास में x से 307 को डिवाइड करने पर 3 शेष बच रहा है, तो अगर मैं इस 307 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो जो संख्या निकल के आएगी वो x से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। मतलब 307 माइनस 3 जो होगी ये पूरी तरीके से x से डिवाइड होनी हो जाएगी और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस x से 330 माइनस 7 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 रिमाइंडर मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 330 माइनस 7 होगा वो x से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अब और समझे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे आ जाएगी x और ये हो जाएगा 304। ऐसे यहां क्या आ जाएगा, x डिवाइड करेगा किसको, 323 को। अब इन दोनों कंडीशन में, ये नीचे जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि x जो है वो 304 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और x 323 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। और जब भी पूरी तरीके से डिवाइड करने वाली चीज हमें मिल जाती है तो हमें जो बाहर जो संख्या निकालनी होगी वो क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। HCF किसका निकालना होगा, 304 का और 323 का। तो हमें 304 और 323 का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों संख्या बड़ी संख्या है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF निकालने के लिए, मासापार निकालने के लिए 304 और 323 में डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। डिवीजन मेथड क्या कहती है, डिवीजन मेथड ये कहती है कि जब भी हमें दो संख्याओं का डिवीजन करना हो या HCF निकालना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम डिवाइड कर देंगे। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, 323 और छोटी संख्या है 304।
अब इसका हम डिवाइड करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो ये 323 जो है वो एक बार जाएगा 304 से, यहाँ आएगा 304, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 19। अब ये 19 जो भाजक बनेगा उस भाग के लिए 304 हमारी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 304। ये जो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार, यहाँ रिमाइंडर आएगा 1 और 1। अब ये जो 114 है वो कितनी बार चले जाएगा, इससे 6 बार चले जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब हम 114 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ हमें रिमाइंडर के मिल जाएगा 0। और जब भी हमें ऐसे भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो HCF है वो हमें मिल चुका है। और HCF वैल्यू क्या होगी, जिस भी भाग में जिस डिवीजन में हमें रिमाइंडर मिला है 0, उस डिवीजन का या उस भागफल का या उस भाग देने वाली जो संख्या होगा या भाजक होगा, वही भाजक हमारा HCF हो जाता है। मतलब जिस भी डिवीजन में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उस डिवीजन में जो डिवाइजर होता है या जो भाजक होता है वही हमारा HCF बन जाता है। तो हमारा जो 304 और 323 का जो भी HCF है वो क्या निकल के आया है, 19 निकल के आया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 303 और 7 शेष बचता है। तो मैंने बताया था हमें सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है इस क्वेश्चन में। HCF हमें इस क्वेश्चन का मिल चुका है 19, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 19। तो इन 3 क्वेश्चन के साथ आज HCF और LCM से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आपको अगर ये चैप्टर जो LCM और HCF का था इन वीडियो से कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिला हो, थोड़ा सा आपको लगा हो कि इन वीडियो से इस चैप्टर का जो कंसेप्ट आपके मन में या आपकी समझ में जो है वो थोड़ा सा और आसान हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।